नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग आदिकाल के नामकरण पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि हिंदी के विभिन्न विद्वानों के द्वारा आदिकाल को किन किन नामों से पुकारा गया है, उनके नामकरण का आधार क्या है और आज के समय में उनके द्वारा दिए गए नाम कितने प्रासंगिक हैं। इन सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहासकारों के मध्य इस बात पर विवाद रहा है कि हिंदी साहित्य के पहले काल यानी आदिकाल का उचित नाम क्या हो। यानी जब से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जा रहा है तभी से इस बात पर विवाद रहा है कि हिंदी साहित्य का जो पहला काल है जिसको आदिकाल के नाम से जाना जाता है उसका उचित नाम क्या हो, इसको किस नाम से पुकारा जाए। किसी भी युग का उचित नामकरण वह होता है जो उस युग की प्रवृत्तियों का बोध कराता हो। यानी सबसे अच्छा नाम वह होता है जो उस युग की विशेषताओं को धारण करता हो, उस युग की सभी प्रवृत्तियों का बोध कराता हो। जो हिंदी के आरंभिक कविवृत्त संग्रह हैं या जो इतिहास ग्रंथ हैं उसमें आदिकाल के नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया है। जैसे भक्तमाल हो गया, 84 वैष्णव की वार्ता हो गया, 252 वैष्णव की वार्ता हो गया, इस्तवार दलाल इत्रेर, इंदुई हिंदुस्तानी हो गया, शिव सिंह सरोज हो गया। ये जो हिंदी के आरंभिक इतिहास ग्रंथ हैं या कविवृत्त संग्रह हैं इनमें आदिकाल के नामकरण का या काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया है। जो आदिकाल का नामकरण है इसका पहला प्रयत्न जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा किया गया है और जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान में सबसे पहला प्रयास आदिकाल के नामकरण का किया है और इसमें उन्होंने आदिकाल को चारण काल के नाम से पुकारा है। यानी पहली बार जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान में आदिकाल का नामकरण किया है और इसमें उन्होंने चारण काल के नाम से पुकारा है। तब से लेकर अब तक विद्वानों के द्वारा आदिकाल के नामकरण का प्रयत्न किया जा रहा है। हम देख लेते हैं कि किस विद्वान के द्वारा आदिकाल को किस नाम से पुकारा गया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसको चारण काल के नाम से पुकारा है, मिश्र बंधुओं ने इसे प्रारंभिक काल कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल के नाम से पुकारा है और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल के नाम से पुकारा है। राम कुमार वर्मा ने संधि काल एवं चारण काल के नाम से पुकारा है। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत युग के नाम से पुकारा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल नाम से पुकारा है। यानी जो आदिकाल नामकरण है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ही किया गया है। आगे बढ़ते हैं और हम देख लेते हैं कि जो विभिन्न विद्वान हैं इनके द्वारा ये जो नामकरण किया गया है वो आज के समय में कितने प्रासंगिक हैं, क्या ये नाम उचित हैं या अनुचित हैं, इसका विस्तार से हम लोग यहाँ विवेचन करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। पहला नाम है चारण काल और यह जो चारण काल नाम है ये डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा दिया गया है। यानी ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल नाम दिया है और इसकी समय सीमा उन्होंने 643 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक मानी है। और इनका जो मानना है कि आदिकाल की जो समय सीमा है, जो चारण काल की समय सीमा है वो 643 ईस्वी से लेकर के 1300 ईस्वी तक है। 643 ईस्वी में चारण काल शुरू हुआ था और 1300 में जाकर के समाप्त हो गया था। किंतु यह नाम आदिकाल के लिए उपयुक्त नहीं है, इस नाम को स्वीकार नहीं किया गया है। इसका कारण है कि 1000 ईस्वी से पहले कोई चारण कवि दिखलाई नहीं पड़ता है। यानी ग्रियर्सन ने 643 ईस्वी में इस युग की शुरुआत तो मान ली है, लेकिन 643 से लेकर के 1000 ईस्वी तक कोई चारण कवि दिखलाई नहीं पड़ता है। फिर अगर हम इस नाम को स्वीकार करते हैं तो इस नाम से जो सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य है, जो जैन साहित्य है, ये जो विभिन्न धार्मिक साहित्य हैं इस नाम से बाहर छूट जाते हैं। इसलिए आदिकाल को चारण काल के नाम से नहीं पुकारा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा नाम है वो प्रारंभिक काल है। यानी मिश्र बंधुओं के द्वारा यह नाम दिया गया है। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है। यह नाम किसी प्रवृत्ति पर आधारित न होकर हिंदी भाषा के आरंभ होने पर आधारित है। यानी इसी काल में हिंदी भाषा का आरंभ हुआ है, इसलिए मिश्र बंधुओं का मानना है कि इस काल को प्रारंभिक काल के नाम से पुकारा जाना चाहिए। किंतु यह नाम भी इस युग का संपूर्ण बोध नहीं करा पाता है, अतः यह नाम भी विद्वानों को स्वीकार नहीं है। विद्वानों ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहने से परहेज किया है, उन्होंने इस नाम को स्वीकार नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो नाम है वो वीरगाथा काल है और आदिकाल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है।
इसकी समय सीमा उन्होंने संवत 1050 से लेकर के 1375 तक माना है। यानी शुक्ल जी का मानना है कि वीरगाथा काल 1050 में शुरू होता है और 1375 में जाकर के समाप्त हो जाता है। शुक्ल जी का मानना है कि वीरगाथा काल के आरंभिक 150 साल में किसी विशेष प्रवृत्ति की प्रधानता नहीं है, कोई एक प्रवृत्ति वहां पर नहीं दिखाई देता है। सभी प्रकार के काव्यों की रचना आरंभिक 150 साल में होती है। जब मुसलमानों का आक्रमण आरंभ होता है तब राजाश्रित कवि अपने राजा के पराक्रम का वर्णन करते हैं, तब जाकर हिंदी साहित्य में एक विशेष प्रवृत्ति की शुरुआत होती है। यानी जब भारत पर मुसलमानों का आक्रमण होता है तब शुक्ल जी को हिंदी साहित्य में एक विशेष प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है जिसे रासो काव्य के नाम से जाना जाता है। उनका मानना है कि जब मुसलमानों का आक्रमण हुआ तो जो राजाश्रित कवि थे वो अपने राजा के प्रशंसा में कविता लिखना शुरू कर दिए, जिसको रासो काव्य के नाम से जाना जाता है। इसी रासो काव्य को आधार बनाकर शुक्ल जी ने वीरगाथा काल इस काल को कहा है। इन रासो काव्य के आधार पर ही शुक्ल जी आदिकाल को वीरगाथा काल नाम देते हैं, लेकिन आदिकाल के लिए यह नाम भी उचित नहीं माना गया है। विद्वानों ने इसको भी स्वीकार नहीं किया है। केवल रासो काव्य की कुछ रचनाओं को गिनाकर इसका नामकरण नहीं किया जा सकता है। इससे जो सिद्ध साहित्य है, जो नाथ साहित्य है, जो जैन साहित्य है, जिसको शुक्ल जी ने धार्मिक मान करके इस युग से बाहर कर दिया है, वो बाहर ही छूट जाती हैं। वह भी हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण अंग है, उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। केवल धार्मिक साहित्य कहकर उसको खारिज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर धार्मिक साहित्य कह करके इन साहित्य को हिंदी साहित्य से बाहर निकालेंगे तो संपूर्ण जो भक्तिकालीन साहित्य है उसको बाहर कर देना होगा, क्योंकि वो भी धर्म पर आधारित साहित्य है। अतः आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से भी नहीं पुकारा जा सकता है, यह नाम भी उचित नहीं है। अगला नाम है बीज वपन काल, और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल के नाम से पुकारा है। इनका मानना है कि आगे के जिस हिंदी साहित्य का विकास हुआ है उसका बीज रूप यहीं पर स्थित है। यानी हिंदी साहित्य में चल करके आगे जिन जिन प्रवृत्तियों का विकास हुआ है उसका बीज रूप हमको यहीं पर दिखाई पड़ता है, इसलिए इसका नाम बीज वपन काल होना चाहिए। लेकिन द्विवेदी जी का यह नाम विद्वानों के मध्य स्वीकार्य नहीं है, विद्वानों ने इस नाम को स्वीकार नहीं किया है। आगे चलकर हिंदी साहित्य के जिन प्रवृत्तियों का विकास हुआ उसमें अधिकांश का बीज रूप यहाँ दिखाई नहीं पड़ता है, यानी इस काल को बीज वपन काल के नाम से नहीं पुकारा जा सकता है, यह नाम भी विद्वानों को स्वीकार नहीं है। अगला नाम है संधि एवं चारण काल। संधि एवं चारण काल, यह नाम राम कुमार वर्मा के द्वारा दिया गया है। यानी राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि एवं चारण काल नाम से पुकारा है। संधि से इनका आशय है हिंदी और अपभ्रंश भाषा का जुड़ाव, यानी हिंदी और अपभ्रंश भाषा का यहाँ जुड़ाव होता है। इसी काल में अपभ्रंश भाषा धीरे धीरे समाप्त होती है और हिंदी भाषा की शुरुआत होती है, इसलिए इसके पहले चरण को इन्होंने संधि नाम से पुकारा है। और चारण राजाश्रित कवियों का एक वर्ग है जिसके द्वारा रासो काव्य की रचना की गई है। यानी इसी को ध्यान में रख करके इनके द्वारा संधि एवं चारण काल नाम दिया गया है, लेकिन यह नाम भी पर्याप्त नहीं है। आदिकाल के लिए यह नाम पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इससे भी सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य ये भी छूट जाते हैं, और आदिकाल में जो लौकिक साहित्य रचा गया है वह भी इस नाम से बाहर छूट जाता है। इसलिए आदिकाल को जो है संधि एवं चारण काल के नाम से नहीं पुकारा जा सकता है, यह नाम भी विद्वानों के मध्य स्वीकार्य नहीं है। अगला जो नामकरण किया गया है वह है सिद्ध सामंत युग, और यह नाम राहुल सांकृत्यायन के द्वारा दिया गया है। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम दिया है। सिद्ध जहाँ कवि थे वहीं सामंत चारण कवियों के आश्रयदाता थे। यानी नामकरण में जो सिद्ध शब्द है इस सिद्ध कवियों के लिए प्रयोग किया गया है, और सामंत कवि नहीं थे। सामंत क्या थे? कवियों के आश्रयदाता थे, और इन कवियों को चारण कवि के नाम से जाना जाता था। विद्वानों ने इस नाम को भी स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि इसमें न तो लौकिक साहित्य शामिल है, न तो जैन नाथ संप्रदाय का धार्मिक साहित्य शामिल है। सिद्ध सामंत युग नाम सिद्धों और सामंतों का आपस में कोई संबंध भी नहीं है। यानी जो सिद्ध सामंत नाम दिया जा रहा है इसमें जो सिद्ध और सामंत हैं इनका आपस में भी कोई संबंध नहीं दिखाई पड़ता है,
केवल सिद्ध साहित्यकारों का नाम तो है, बाकी सामंत जो थे ये साहित्यकार भी नहीं थे। इनके आश्रय में रह करके कवि रचना करते थे तो उसको रासो काव्य कहा जाता है। केवल इन्हीं दो साहित्यों के आधार पर, केवल इन्हीं दो प्रवृत्तियों के आधार पर आदिकाल का नामकरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि बाकी सभी साहित्य इससे बाहर छूट जाते हैं। यानी आदिकाल को सिद्ध सामंत काल भी नहीं कहा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो नाम है वह है आदिकाल, और आदिकाल को आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया है। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस युग को आदिकाल नाम दिया है। उनका मानना है कि आदिकाल में किसी एक प्रवृत्ति की प्रधानता नहीं है, किसी एक विशेषता की प्रधानता नहीं है, अतः किसी एक प्रवृत्ति को आधार बनाकर इसका नामकरण नहीं किया जा सकता है। किसी एक विशेषता को आधार बना करके हम आदिकाल का नामकरण नहीं कर सकते हैं। आदिकाल नाम में इस युग की सभी प्रवृत्तियां शामिल होती हैं। यानी जो आदिकाल नाम इनके द्वारा दिया गया है उसमें आदिकाल की सभी प्रवृत्तियां शामिल हो जाती हैं। सिद्धनाथ जैन साहित्य की धार्मिक रचनाएं भी इसके बाहर नहीं होती हैं। यानी इसमें धार्मिक रचनाएं भी शामिल हो जाती हैं, वीर गाथात्मक रचनाएं भी शामिल हो जाती हैं और लौकिक रचना भी इस नाम में शामिल हो जाती है। अतः आदिकाल को आदिकाल नाम उचित है, आदिकाल को आदिकाल नाम से पुकारा जाना चाहिए। इस युग के सभी नामों पर विचार किया जाए तो निश्चित रूप से आदिकाल इस युग के लिए श्रेष्ठ नाम होगा। यह नाम एक तरफ पूर्वज होने का बोध कराता है तो दूसरी तरफ इस युग की सभी प्रवृत्तियों को भी समेट लेता है, सभी प्रवृत्तियों को भी धारण करता है। इसलिए आदिकाल को आदिकाल के नाम से ही पुकारा जाना चाहिए। यानी यही नाम जो है सर्वश्रेष्ठ है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ आया होगा कि विभिन्न विद्वानों के द्वारा आदिकाल का जो नामकरण किया गया है वो किन किन आधारों पर किया गया है, उनके द्वारा दिया गया नाम कितना उचित है कितना अनुचित है, और आदिकाल को आदिकाल कहना किस प्रकार से उचित है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।